It's 16 hours. So first write the names in the chat box. So I'll get to know how many of you are online right now. So actually I will execute this lecture. So first of all, who are watching, just write their names in the chat box so that I'll be able to know how many of you are present, because right now in front of me the information for the live persons those are watching here, that is not displaying. So if it is possible, write their names. Write your names. So now let's start this lecture. So till last lecture हमने एक केस रॉल्स लॉ में कंप्लीट कर लिया था. हमने वेपर प्रेशर का एक केस कंप्लीट किया था. ये देखा था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है,
और उसके फॉर्मूलेज डिड्यूस किए थे हमने वहाँ पे। आज इस लेक्चर में हम कुछ उन्हीं बातों को कंटिन्यू करके कुछ नए टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। देखो, आज का जो पहला हमारा पॉइंट होगा वो है, अगर मान लीजिए जो कल के लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कल के लेक्चर तक हमने RLVP के कुछ फॉर्मूलेज देख लिए थे, उसी से मैं आगे चीज़ों को बढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपका सोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में है, सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में है, तो एक बात तो पक्की है कि सॉल्वेंट के जो मोल्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होंगे रिलेटिवली सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो देखिए सॉल्वेंट के जो मोल होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है। तो अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स की, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स की, तो क्या होगा वो सॉल्वेंट के मोल्स प्लस सॉल्यूट के मोल्स। अब सॉल्यूट के मोल्स काफ़ी कम मात्रा में हैं, इसलिए मैं इस वाले फैक्टर को रफली बोल सकता हूँ कि ये सॉल्यूट के मोल्स के बराबर होगा। मतलब टोटल जो मोल्स होंगे वो सॉल्वेंट के मोल्स के बराबर होंगे। ठीक है, तो जो कल हमने एक फॉर्मूला डिड्यूस किया था, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट RLVP इज इक्वल्स टू दिस वेंट ऑफ फैक्टर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को जब लिखने जाएंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं n सॉल्यूट अपॉन n टोटल, और n टोटल की जगह मैंने लिख दिया n सॉल्वेंट। तो ये अप्रॉक्सीमेशन मेरा वैलिड हो जाएगा उस केस में। ठीक है, बात समझे? तो अगर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में प्रेजेंट है तो फिर आप डेल्टा पी अपॉन पी नॉट मतलब RLVP को n सल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, मतलब I इंटू n सल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा तो सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूटेड। ठीक है, तो उस केस में आपको ऐसे कर देना होगा। अब आपकी बारी, ये वाला पॉइंट यहाँ से कवर कर लो। जब चीज़ें 4 बजे चालू होती हैं तो लेट आते हो तुम, तो तुम्हारा छूट जाएगा ही। ठीक है, चीज़ें अगर 4 बजे चालू हो रही हैं तो तुमको 3:50 पे बैठना पड़ेगा। ठीक है, अपना मोबाइल लेके या सिस्टम लेके जो भी यूज़ करते हो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि आप चीज़ों को सिंसियरली लें, तभी तो चीज़ें आपकी रिस्पेक्ट करेंगी। ये लिख के हो जाए तो बता देना मुझे। ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूटेड होगा तो सॉल्वेंट के मोल्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो टोटल मोल्स को हम n सॉल्वेंट प्लस n सॉल्यूट की जगह n सॉल्यूट को हटा सकते हैं, इस वाले फैक्टर को हटा सकते हैं फॉर द सेक ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। तो फिर यहाँ से हम n टोटल की वैल्यू को n सॉल्वेंट के बराबर लिख लेंगे। एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैड स्टडीड वन फॉर्मूला, okay, and the formula was delta p upon p naught, which is RLVP is equals to mole fraction of solute. Okay, so mole fraction solute को n solute upon n total लिखने के बजाय we can write n solute upon n solvent. Okay, तो यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि most of you have covered. Okay, means most of you have written. Okay, so proceeding further, so our next topic is if more than two solute are present in the solution. Okay, we are talking about the non-volatile solute is present in the solution, and the case is if more than two solute are present in the solution, then what will happen? अभी तक हमने एक ही सल्यूट को लेके स्टडी अपनी जारी रखी है, अब हम दो सल्यूट को लेके काम करेंगे। ठीक है, सो अब देखो इसमें क्या करेंगे। अगर हमारे पास एक सल्यूट होता था,
सो वी नो द फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन पी एस क्या आता था, अगर हम बात करें डेल्टा पी अपॉन पी एस की, तो आता था आई इंटू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला था ना। डेल्टा पी अपॉन पी एस का क्या फॉर्मूला था, आई इंटू टोटल सल्यूट के मोल अपॉन सॉल्वेंट के मोल। लेकिन अगर दो से ज़्यादा सल्यूट होंगे तो आपको क्या करना होगा, डेल्टा पी अपॉन पी एस को ऐसे लिखोगे आई वन एन वन, एन वन फर्स्ट सल्यूट के मोल्स है, ठीक है, आई टू इंटू एन टू सेकेंड सॉल्यूट के मोल्स है, प्लस आई थ्री इंटू एन थ्री ऐसे ही थर्ड सल्यूट के मोल्स हैं, आई थ्री थर्ड सल्यूट का वेंट ऑफ फैक्टर है, आई टू सेकेंड सल्यूट का वेंट ऑफ फैक्टर है, और आई वन फर्स्ट सल्यूट का वेंट ऑफ फैक्टर है। तो इस तरीके से तो आप न्यूमरेटर लिख दोगे आई वन एन वन प्लस आई टू एन टू प्लस आई थ्री एन थ्री एंड सो ऑन। अपॉन नीचे आ जाएगा टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो एक ही है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे, चाहे तो उसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखेंगे तो आई राइट की सिग्मा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा आई इंटू एन, ठीक है, और ये वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, जितने भी सॉल्वेंट्स होंगे उनका आई और एन मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। आई होप दिस मच इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो फिर आप इस चीज़ को लिख ही लो इस बात को, ठीक है। इसको लिखने के बाद तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है, आफ्टर कॉपिंग दिस there is a question for you, you have to solve this question after copying this, ठीक है। As soon as you copy this fact, means this formula or this case, you have to solve this question as well. If this question is done and तुम्हारा आंसर आ जाए, then let me know about this, ठीक है।
21.8 बताया जा रहा है आंसर। 21.23। अच्छा, बाकी लोग भी कैलकुलेट करो, ऐसे बैठे रहने से कोई मतलब तो है नहीं। सबका आंसर आना चाहिए इसका, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। एट्टीन पॉइंट फोर सिक्स, 21.8। तो दो लोगों का आंसर 21 पॉइंट समथिंग आ चुका, मतलब तीन लोग का आंसर 21 पॉइंट समथिंग आया है। चलो तो मैं ये बता दूँ तुम्हें आंसर क्या है इसका। तो ये रहा आंसर इसका। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा, दो एक, तो 21.8। हाँ ठीक है, हो सकता है रफली इधर उधर आ रहा होगा। ठीक है, सो आंसर इज दिस 150/7 टॉप। इसका सोल्यूशन ये रहा, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो सोल्यूशन देख लेना। आंसर इज 150/7 टॉप। चलो तो ठीक है, मतलब सबका करीब में ही आंसर 21 पॉइंट समथिंग ही आना चाहिए आंसर। तो 21 पॉइंट समथिंग जिसका भी आ रहा है, ठीक है, उसका सही आंसर है। ठीक है, सही है, बाकी का पता नहीं मुझे। ठीक है, आंसर इज 150/7 टॉप। ठीक है, आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा, देख भी लिया होगा जिसका डाउट होगा। ठीक है, हो गया ये, मतलब सबको क्लियर है ना अभी। तो चलो, अब क्लियर है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ठीक है, देख लो किसी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, क्या हुई है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल सॉल्वेंट। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम ऐसे सोल्यूशन पढ़ रहे थे जिसमें एक तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस था और एक वॉलेटाइल था, मतलब सॉल्यूट वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल ले रहे थे और सॉल्वेंट वॉलेटाइल ले रहे थे। लेकिन अब की हम ऐसा सोल्यूशन पढ़ेंगे जिसमें दोनों कंपोनेंट, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, दोनों ही वॉलेटाइल होंगे। ठीक है, मतलब दोनों ही वेपराइज हो सकते हैं, दोनों ही एवोपरेट हो सकते हैं। जैसे मान लो एक सॉल्वेंट है ए और एक सॉल्वेंट है बी। ठीक है, ये सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है और ये वाला सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है, मतलब दोनों वॉलेटाइल है। ठीक है, इसका 1 लीटर है, उसका 2 लीटर है, इसका नाम ए बोल दिया और इसका नाम बी बोल दिया। ठीक है, अब ए एंड बी बोथ आर वॉलेटाइल। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने, मतलब ए को और बी को मिक्स करके एक कंटेनर में रख दिया, इसका नाम बोल दिया सी। तो सी इज़ अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, तो उसको ए प्लस बी बोल रहे हैं। इसका 1 लीटर लिया है ए का और बी का 2 लीटर लिया है, तो टोटल हमें 3 लीटर का सोल्यूशन बन गया जिसमें, ठीक है, सॉल्वेंट मतलब सोल्यूट कौन हो जाएगा। अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करें, ये एक सॉल्यूशन है, ये तो दोनों प्योर सॉल्वेंट थे ना। ठीक है, अब दो सॉल्वेंट को मिला के हमने एक सोल्यूशन बना दिया, लेकिन इस सोल्यूशन के लिए सोल्यूट कौन होगा, जो लेज़र अमाउंट में होगा। तो लेज़र अमाउंट में तो 1 लीटर ये है, ए है, तो ए तो सोल्यूट हो जाएगा और जो एक्सेस अमाउंट में है बी, वो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आएगी कि ये तो दोनों दो सॉल्वेंट थे, लेकिन दो सॉल्वेंट को मिक्स करने पे एक सोल्यूशन ऑब्टेन करेंगे हम। ठीक है, और सोल्यूशन में एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन आ गया जिसमें दोनों ही कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वॉलेटाइल हैं, दोनों ही वेपोराइज हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो वेपोराइज, मतलब वेपोराइजेशन की बात कर रहे हैं हम इनके, कि ये वेपोराइज हो रहे हैं।
यहाँ पे जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है वो बी के वेपर्स हैं, ठीक है, ग्रीन कलर वाले बी के वेपर्स हैं और रेड कलर वाले ए के वेपर्स हैं। तो आफ्टर सम टाइम ये जो सोल्यूशन होगा ये वेपराइज हो जाएगा, इसमें ए के भी पार्टिकल्स आ जाएंगे और बी के भी पार्टिकल्स वेपराइज होके आ जाएंगे क्योंकि दोनों ही वॉलेटाइल, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ कुछ देर बाद ए और बी के वेपर्स आ चुके हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में बातें कर रहे हैं, तो अब इक्विलिब्रियम आ चुका है, ए और बी दोनों के वेपर्स प्रेजेंट है ऊपर की तरफ, है ना, सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, इतना, दोनों ही वेपराइज होंगे, दोनों ही अपना वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स की बातें करेंगे, जैसे मान लो अगर मैं कभी बोलूँ पी नॉट ए, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, पी नॉट ए, ठीक है। तो पी नॉट ए बोलने का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, मतलब जब ये खाली ए था, कुछ और नहीं था, यहाँ पर ए था, तो इस समय इसका वेपर प्रेशर कितना रहा होगा उसकी हम बात कर रहे हैं, जब ये प्योर सॉल्वेंट था तो उस समय की बात हो रही है, पी नॉट ए से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही खाली जब बी था, हमारे पास और कुछ नहीं था इसके अंदर, तो इस समय इसका जो भी वेपर प्रेशर रहा होगा, इसने जो भी वेपर प्रेशर क्रिएट करता, अगर ये खाली अकेले रहता तो ये कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट करता ना, उसको हम बोल रहे हैं पी नॉट बी से। तो पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, प्योर बी अगर हमारे पास है तो उसका वेपर प्रेशर क्या है। लेकिन अगर हम बात करें पी ए की, तो पी ए का मतलब होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन। अब देखो सोल्यूशन के अंदर, यहाँ पर देखो इस सॉल्यूशन के अंदर भी ऊपर कुछ ना कुछ ए के वेपर्स होंगे और बी के भी वेपर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करेंगे, तो ए का यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर, क्योंकि खाली खाली ए तो है नहीं, बी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का पार्शियल वेपर प्रेशर सोल्यूशन के अंदर, उसको हम पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब सोल्यूशन अगर बना दिया तो ए के कारण जो भी वेपर प्रेशर है उसको हम पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ओनली ड्यू टू ए इन द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के अंदर ए के वेपर्स के कारण जो भी प्रेशर डेवलप हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं पी ए, ठीक है। ऐसे ही हम पी बी क्या है, पी बी हमारे लिए सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सोल्यूशन। तो बी के कारण जो भी वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है सोल्यूशन के अंदर उसको हम पी बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें पी टी या टोटल वेपर प्रेशर की, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। आपने पढ़ा होगा डॉल्टन का नियम, डॉल्टन क्या कहता है कि मान लीजिए एक कंटेनर में 3 गैसें हैं, तो टोटल प्रेशर उस कंटेनर के अंदर कितना होगा, तीनों गैस का जो भी पार्शियल प्रेशर होगा उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो टोटल वेपर प्रेशर, वेपर क्या है, वेपर गैसेस स्टेट्स है ना, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा पीटी, और पीटी को हम कैसे लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी। सोल्यूशन के अंदर ए का तो प्रेशर पी ए रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, और सोल्यूशन के अंदर बी का प्रेशर पी बी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पी नॉट ए प्योर ए का वेपर प्रेशर है जब खाली ए था और कुछ नहीं था, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। तो अब इनको लिखने का काम जारी रखें, ठीक है। पहले डायग्राम बना लेंगे टॉपिक लिख के, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बताना। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो बता देना।
कंप्लीट हो जाए तो बता देना। ओके, तो चलो भाई, ये कंप्लीट हो गया होगा आपका। ठीक है, अब ध्यान दो, ये बेसिकली पीए क्या है? सॉल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर है ना, सॉल्यूशन के अंदर ए की वजह से जो भी वेपर्स बने उसका प्रेशर। तो अभी देखो पीए को हम कैसे लिखेंगे, तो फिर से राउल्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि जो पीए होगा, है ना, सॉल्यूशन के अंदर जो ए के वेपर्स की वजह से जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। मतलब हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, मतलब दो सॉल्वेंट को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया, तो अब ए के कुछ मोल फ्रैक्शन होगा और बी का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, कुछ तो मोल हमने ए का लिया होगा, कुछ मोल बी का लिया होगा, दोनों को मिला दिया। ठीक है, तो ए का जो भी मोल फ्रैक्शन रहा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी की ए की वजह से प्रेशर। ठीक है, ऐसे ही बी का जो प्रेशर होगा सोल्यूशन के अंदर, आई एम नॉट सेइंग अबाउट पी नॉट बी तो कांस्टेंट है, वो तो अलग चीज़ है। पी बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। तो जिस भी कंपोनेंट का हमको प्रेशर चाहिए, पार्शियल प्रेशर चाहिए सोल्यूशन के अंदर, हम क्या करेंगे, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है कि जो पी ए जो है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज पी नॉट ए। मतलब ए का जो प्रेशर होगा सोल्यूशन के अंदर, वापस से ए का जो प्रेशर होगा सोल्यूशन के अंदर वो किसके बराबर होगा? ए का प्योर प्रेशर, प्योर ए का प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी नॉट ए मतलब प्योर ए, जब खाली ए था और कुछ नहीं था। और पी ए क्या है?
वेपर प्रेशर ए का जब सोल्यूशन था, जब ए और बी दोनों थे, तो ए की वजह से कितना प्रेशर होगा वो पी है, तो पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली पी बी जो होगा वो लिखा जाएगा पी नॉट बी प्योर वेपर प्रेशर इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखो इसको वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट, मतलब जैसे ए या बी, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, जैसे पी ए या पी बी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। तो इसी चीज़ को वर्ड्स में लिखा है। ठीक है, ये भी रॉल्स लॉ है। रॉल्स लॉ कब है ये, जब दो वॉलेटाइल चीज़ें हैं, मतलब सोल्यूशन में दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल होंगे, तो उस समय रॉल्ट ने ये नियम दिया था। या इसी को हम फर्दर एक्सटेंड करके ऐसे बोल सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में जो भी इसका वेपर प्रेशर रहा होगा पी नॉट ए, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट लिख लो आप, ना समझ में आया तो बताना। ये हो गया है, हो गया तो बता दो। वेरी गुड, ध्यान दो। अब देखो वी नो कि पी टोटल, टोटल प्रेशर हम कितना लिख सकते हैं सोल्यूशन में, ए की वजह से प्रेशर और बी की वजह से प्रेशर। ठीक है, तो देखो ए की वजह से जो प्रेशर है वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए, और बी की वजह से जो प्रेशर है विच इज पी नॉट बी एक्स बी। कहाँ से आया है, ये भी रॉल्स का नियम है। जब दो वॉलेटाइल कंपोनेंट होंगे तो रॉल्स का नियम इस तरीके से बोला जाएगा। ठीक है, और एक नॉन वॉलेटाइल होगा, एक वॉलेटाइल होगा, तो रॉल्स का नियम जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वो है। तो यहाँ से पी टोटल में पी टी, पी टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी टोटल को, पी टू को हम लिखेंगे पी ए मतलब पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी को लिख देंगे पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, फर्दर हम इसको देखो कितने फॉर्मेट में लिख सकते हैं उसकी बात बता रहा हूँ। जैसे एक्स ए को तुम क्या लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकते हो।
ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ से देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गायब हो जाएगा और फाइनली जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो ये मिल जाएगा। अब यहाँ से एक्स बी को कॉमन ले लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को, तो एक तो फॉर्मूला ये आ गया, ये वाला ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो पी नॉट ए, मतलब एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी रख के यहाँ तक मॉडिफाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अच्छा, सिमिलरली तुम एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए रखोगे तो ये बन जाएगा, फिर एक्स बी गायब हो जाएगा, समझ रहे हो। एक्स ए को ऐसे ही रहने दो, एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए लिख देना और फिर मॉडिफाई कर लेना, तो फिर यही फॉर्मूले में एक्स बी की जगह एक्स ए आ जाएगा, पी नॉट बी की जगह पी नॉट ए आ जाएगा, पी नॉट ए की जगह पी नॉट बी आ जाएगा। ठीक है, तो इतने तरीक़ों से हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, तो लिख लो अपनी। ये भी लिख लो। ये लिख लिया हो तो बता दो ये भी। ठीक है, ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं होगा लिखने में। वेरी गुड, चलो ध्यान दो। अब एक्चुअली फिर से वही चीज़ को रिपीट किया जा रहा है। मान लो ए के मोल फ्रैक्शन है ही नहीं, जब ए के मोल फ्रैक्शन नहीं होंगे तो खाली बी होगा। ठीक है, जब ए के मोल फ्रैक्शन ज़ीरो होंगे तो इसका मतलब क्या है, सारा का सारा बी होगा। तो उस समय अगर बी होगा तो खाली खाली बी की वजह से प्रेशर आएगा ना, और खाली खाली अगर बी रहता है तो जो प्रेशर होगा वो तो पी नॉट भी होगा, तो उस केस में जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो पी नॉट भी हो जाएगा।
सिमिलरली अगर बी ना रहे, बी के मोल फ्रैक्शन 0 हो जाए तो ए के मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएंगे, क्योंकि सम तो एक ही आएगा ना, मोल फ्रैक्शन का जो टोटल सम होगा वो तो एक ही मिलेगा। तो फिर से यहाँ से अगर बी के मोल फ्रैक्शन 0 है तो ए के मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएंगे। तो उस केस में जो टोटल प्रेशर होगा वो ए की वजह से होगा, और उस पी टी को हम पी नॉट ए बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो अगर पी नॉट ए और पी नॉट बी में प्योर वेपर प्रेशर ए का और प्योर वेपर प्रेशर बी में पी नॉट ए ज़्यादा रहे, तो हम उस केस में बोलेंगे कि ए इज़ मोर वॉलेटाइल, ए की वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ए का इवोपोरेशन रेट ज़्यादा हो सकता है। सेम टेम्परेचर पर बात हो रही है सारी। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो टेम्परेचर दोनों का सेम रखें, मतलब ए और बी दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखें हैं। तो अगर पी नॉट ए ज़्यादा है पी नॉट बी से तो ए ज़्यादा वॉलेटाइल है, अगर पी नॉट भी ज़्यादा होगा पी नॉट ए से तो फिर बी ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स लिख लो, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट। ओके, अब ध्यान दो, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, मतलब ए और बी का साथ साथ ग्राफ बनाया जाता है। जैसे देखो, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे हमने ए का मोल फ्रैक्शन 0 रख दिया। ठीक है, ये वाली जो एक्सिस है ना, ये वाली जो एक्स एक्सिस दिख रही है, ये बेसिकली मोल फ्रैक्शन के लिए एक्सिस है। ठीक है, अब ए वाले का मोल फ्रैक्शन इस वाले पॉइंट पर 0 है, तो इस वाले पॉइंट पर पक्का बी वाले का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया होगा, क्योंकि सम तो क्या होना है, मोल फ्रैक्शन का सम तो एक ही होगा, है ना। ऐसे ही इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर जाके हमने ए का मोल फ्रैक्शन 1 ले लिया और बी का 0 ले लिया, है ना। अब इसके बीच में क्या होगा, ना तो एक्स से 0 होगा ना एक्स भी 0 होगा, मोल फ्रैक्शन किसी का 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने एक मोल फ्रैक्शन के लिए एक्सेस डिफाइन की है और ए और बी को साथ साथ प्लॉट किया, एक साथ प्लॉट किया। तो ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर बी का मोल फ्रैक्शन एक है तो यहाँ पर 0 हो गया। तो अब जब मान लो ए का मोल फ्रैक्शन है ही नहीं इस पॉइंट पर, वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर को प्लॉट किया, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को प्लॉट किया। वाई एक्सिस पर हमने यहाँ पर ये एक वाई एक्सिस दिख रही है, यहाँ पर ये एक वाई एक्सिस दिख रही है। ये वाला वाई एक्सिस बी के प्रेशर को डिनोट कर रहा है और ये वाला वाई एक्सिस ए के प्रेशर को डिनोट कर रहा है। ओके, बात समझ गए? चलो, कोई डाउट नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो, ए का मोल फ्रैक्शन 0 है, बी के 1 है, तो खाली खाली बी की वजह से प्रेशर आएगा,
तो बी की वजह से जो प्रेशर होगा वो तो पी नॉट भी होगा। तो इस समय जो पॉइंट होगा प्रेशर का वो यहाँ पर होगा, ठीक है। और इस समय ए का प्रेशर कितना होगा, इस समय ए का प्रेशर कितना होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ए वाले देखो, ये जो है ना, ये वाला कर्व ए का प्रेशर डिनोट कर रहा है और ये वाला कर्व बी का प्रेशर डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो रेड वाली जो लाइन है, रेड वाली लाइन ए का प्रेशर डिनोट कर रही है और ग्रीन वाली लाइन जो है वो बी का प्रेशर डिनोट कर रही है। तो रेड वाली लाइन उस समय 0 पर है और ग्रीन वाली लाइन उस समय पी नॉट बी पर है। कब? जब ए के मोल फ्रैक्शन 0 है और बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से ये वाले पॉइंट की बात करते हैं। जब यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन 1 है तो खाली खाली पीक ए की वजह से प्रेशर होगा। तो देखो रेड वाली लाइन अपने पीक पर है, मतलब पी नॉट ए पर पहुँच गई और उस समय ग्रीन वाली लाइन 0 आ गई, ठीक है। तो हमने एक बार इस पॉइंट पे बात कर ली। अब जो सारी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें क्या होंगी, इसके बीच में होंगी, है ना। मतलब क्या है, इसके बाद रेड वाली लाइन बढ़ेगी क्योंकि इसके बाद जैसे हम इधर मूव करेंगे, अगर इधर, तो ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे होंगे तो बी के मोल फ्रैक्शन घट रहे होंगे। मेरी बात सुनो, समझो। हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं ना, व्हाट वी नो पी ए इज इक्वल्स टू क्या? आप बताओ, पी ए इज इक्वल्स टू क्या? पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए, ठीक है। तो ये पी ए क्या है, ये वाई एक्सिस पर प्लॉट किया है हमने और ये एक्स से कहाँ पर प्लॉट किया है, मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस। तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स टाइप इक्वेशन बन रही है ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स टाइप इक्वेशन बन रही है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन कब होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो देखो ए वाला जो ग्राफ है, पी ए जो है वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, लेकिन कैसे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इनिशियली इसके मोल 0 थे और उसके बाद 1 हो गए। तो जैसे जैसे एक्स ए इंक्रीज करेगा वैसे वैसे पी ए भी इंक्रीज करेगा और ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिया, ऐसे ही पी ए के लिए। सिमिलरली पी बी का भी ग्राफ बनेगा, लेकिन वो डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि जब हम राइट साइड जाएंगे तो बी के मोल्स क्या होंगे, घटेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर बी के मोल्स मैक्सिमम है। तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे बी के मोल्स घट रहे होंगे, ए के मोल्स बढ़ रहे होंगे, है ना। मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ रहा होगा, मोल फ्रैक्शन की बात करो। तो यहाँ पे हमने पी और पी बी, ये तो समझ में आ गया तुमको, है ना। अच्छा, ये पी बी है, ये जो है ना, ये पी ए प्लस पी बी है। अब देखो यहाँ पे आपको पी ए और पी बी वाली लाइन समझ में आ गई कैसे प्लॉट की गई। अब यहाँ पे एक बात है कि टोटल प्रेशर जो होगा वो कैसे प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। तो टोटल प्रेशर में क्या करना है, ये आपको ग्रीन का पीक और रेड का पीक वाले को जोड़ देना है। ग्रीन का पीक, ग्रीन का मैक्सिमम और रेड वाले का मैक्सिमम को जोड़ देना है। तो ये पूरी मतलब सारे जो प्रेशर हैं वो एक ही कर्व में डिनोट कर दिए गए। जितने भी प्रेशर है, ए का प्रेशर, बी का प्रेशर, टोटल प्रेशर, ये सारा कुछ एक ही कर्व में डिनोट कर दिया गया है। अब इस वाले कर्व में क्या चीज़ नहीं समझ में आई वो मुझे बताओ, और समझ में आ गया तो इसको बना दो। टोटल प्रेशर में पी और पीबी को जोड़ देंगे ना, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर ऐसा कर्व मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो पी ए वाला और लाइन पी बी वाला लाइन है, इनका प्रेशर अगर ऐड करोगे तो वो भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा। कोई डाउट है इसमें? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, कोई डाउट है? और समझ नहीं आ रहा तो कुछ नहीं है, याद कर लो, 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, खुद से जब करोगे। कोई वैसी डाउट हो जो पूछ सकते हो तुम अभी, क्लियर मैं कर सकता हूँ तो बता दो। तुम्हें ये समझ में है स्ट्रेट लाइन कर्व कैसे बनना है, ए के प्रेशर वाला, बी के, सारे एक्चुअली 2-3 ग्राफ्स को यहाँ पर एक ही साथ बनाया है, इसलिए हो सकता है दिक्कत हो जाए किसी को, ठीक है। अदरवाइज अगर एक एक करके ग्राफ बनाते तो दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये कर्व याद रख लेना, ऐसा ग्राफ याद रखना, हो सकता है बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन बन जाए ये वाला। अब मुझे ये भी बता देना कि कोई डाउट है कि नहीं। रेड वाला कर्व बता दीजिए, रेड वाला कर्व बता दें। अच्छा ठीक है, बता दें। तो देखो रेड वाले कर्व में, जैसे आपको ग्रीन वाला कर्व समझ में आ गया तो रेड वाला कर्व समझ में। देखो भाई, रेड वाला क्या है, ए का प्रेशर है ना, रेड वाला क्या है, ए का प्रेशर है। तो
ए का प्रेशर आप बताओ कैसे लिखते हो? पी ए इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप? पी ए इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? पी नॉट ए इंटू एक्स से लिखोगे ना, मानते हो कि नहीं? ये तो आपने अभी पढ़ा है, पी नॉट ए इंटू एक्स से लिखोगे, लिखोगे ना? अब तो ध्यान दो, जब तुम ये लिखोगे तुम ये खुद एग्री करो, पी नॉट ए तो कांस्टेंट है ना, ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो प्योर ए का वेपर प्रेशर है। तो इसका मतलब पी ए किस पर डिपेंड कर गया? एक्स ए पर, और वो भी कैसे डिपेंड कर गया? लीनियरली। ठीक है, तो जो इसका ग्राफ होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर खाली खाली ए का ग्राफ बनाऊँ, खाली खाली रेड वाला ग्राफ बनाऊँ, तो वाई एक्सिस पर तो पी ए लिखूँगा और एक्स एक्सिस पर मैं एक्स ए लिखूँगा। ठीक है, ऐसे करके लिखूँगा। अब देखो ये कैसे ग्राफ बनेगा, ये कैसे, आप खुद बताओ। यहाँ पर मान लो एक्स ए जीरो है इस वाले पॉइंट पर, तो बस ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ्स आपको नहीं आता इसलिए दिक्कत हो रही होगी। मैंने खाली पी ए का ग्राफ बनाया, ऐसे ही आप पी बी का भी ग्राफ बना सकते हो। पी बी का ग्राफ कैसे बनेगा, लो समझ लो, बता ही दे रहा हूँ सारा एक साथ। पी बी का ग्राफ कैसे बनेगा वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तुम लिखते रहो और लिख के कंप्लीट हो जाएगा तो देख लेना। अब मान लो तुम्हें पी बी का ग्राफ बनाना है, तो पी बी का ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ पर एक्स भी लिख लो और यहाँ पर पी भी लिख लो। ठीक है, यहाँ पे एक्स भी बराबर ज़ीरो लिख लो, तो वापस से पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट भी एक्स भी होगा। तो इस तरीके से जाएगा, कहाँ तक जा सकता है? एक्स भी कहाँ तक लाई कर सकता है? एक्स भी तो एक तक लाई कर सकता है। मान लो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन बी के हैं वो एक हो गए। ठीक है, ऐसे नहीं ग्राफ चलता रहेगा, ये तो खत्म हो जाएगा ना, जहाँ पर मोल फ्रैक्शन एक हो जाएंगे वहीं पर ये ग्राफ रुक जाएगा। ठीक है, तो एक्स बी वाला यहाँ पर रुक गया। ठीक है, तो देखो बी पर जब एक्स बी की वैल्यू वन हुई तो इसकी पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी नॉट भी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जब एक्स ए की वैल्यू वन होगी तो पी ए की वैल्यू उस समय कितनी हो जाएगी? पी नॉट ए हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों ग्राफ को बस कंबाइन किया है यहाँ पर, इस वाले ग्राफ, इसमें क्या किया है ना, इसको घुमा दिया है। इसको ये वाला जो कर्व है ना, ये वाला कर्व, इसको आप 180 डिग्री ऐसे घुमा देना, 180 डिग्री घुमा दोगे, मतलब ये वाली एक्सिस इधर आ जाएगी, तो ये ऐसा ही दिखेगा तुमको। आई होप समझ में आ रहा है ये। सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करो, इतना डिफिकल्ट थोड़ी ना है। जैसे पहली बार में समझाया था वैसे ही समझो, दोनों का लीनियर कर्व बनेगा, कैसे बनेगा वो। ठीक है, एक बार घर पर भी थोड़ी सी दिमाग वाली एक्सरसाइज कर लेना कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें बढ़िया समझ में आएगा। दोनों लीनियर कर्व जाएंगे, टोटल प्रेशर करने के लिए पी नॉट ए और पी नॉट बी को जोड़ देना, तो वहाँ से टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ये कंप्लीट हो जाए तो बता देना, और कोई डाउट हो तो भी बता देना।